मेरे पति देव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गलत छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। ये भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं, बस मेरे प्रति अपना ढेर सारा प्यार को सारे आम जता देते हैं। मेरे मना करने पर, शर्म करो कहने पर कहते हैं, यार अपनी खुद की बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा समझी जानू। बेशक मुझे भी उनका प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी उनकी पप्पी ले लेती हूँ। हम मियाँ बीवी जो है, पर एक दो बार मैंने नोटिस किया कि मेरी काम वाली सुष्मिता हम पति पत्नी की अटखेलियाँ दरवाजे के छिपी खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि मेरा भरम है, पर अब तो सुष्मिता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे सुष्मिता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तब भी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, ससुराल यही पास ही में है, तो शादी के बाद भी सुष्मिता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देख की उत्सुकता रहती है, पर सुष्मिता की तो अब शादी हो गई है, उसका पति भी उससे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों है। मैंने अपने पति गौतम को इस बारे में बताया भी, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब सुष्मिता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गए। एक दिन बिना बताए सुष्मिता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बताकर जाती है या फोन कर देती है। हमने सोचा कि आज क्या हो गया, कोई काम पर जब दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। गौतम से कहा चलिए ना सुष्मिता के घर, मुझे फिक्र हो रही है, जरूर कुछ हुआ है, वरना सुष्मिता यूं बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज्यादा फिक्र थी तो बोले, अरे पूजा कोई दूसरी काम वाली रख लो ना यार, कहाँ दूसरों के झमेले में पड़ रही हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था, तो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम सुनीता को गाड़ी में छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो सुष्मिता की सास आंगन में बैठी लहसुन छील रही थी। मैंने पूछा, मौसी सुष्मिता कहाँ है, 2 दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी सुनकर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो, उल्टा का हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमजली ने। मैंने हकीकत जाननी चाहिए, पर वो तो सुष्मिता को गालियां देती मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैंने उसके पास गई तो वह भी दरवाजा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि सुष्मिता कहाँ है। सरकारी अस्पताल में कहकर वह लड़की दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर तक इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से सुष्मिता को ढूंढ देखा तो वहाँ पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुष्मिता ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नजदीकी गई तो मुझे देख
देखकर सुष्मिता ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और सुष्मिता से कहा, इधर देखो। सुष्मिता नजरें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ। मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ भी क्या हुआ है, कहीं गिर विर गई या किसी ने मारा? एक बात बताओ। सुष्मिता ने कहा, मैडम सब बताऊंगी, थोड़ी ठीक हो जाऊं फिर घर आती हूँ। यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। यह ले 3000 रुपये रख, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब तक सुष्मिता ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी कामवाली को इंतजाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया, बेबी नाम एक कामवाली मिल गई। मैंने अपने पति को सुष्मिता के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार, अब नई कामवाली मिल गई है, उधर छोड़ो कि सुष्मिता की लाइफ में क्या हुआ है वह जानने की तुम्हें क्या जरूरत है। फिर भी मेरे मन में सुष्मिता के प्रति अपनापन था। सालों से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है। अगर किसी मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक सुष्मिता का फोन आया, मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूँ। वह बोली, अभी आई हूँ बचकर। मैं सुष्मिता की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। सुष्मिता ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो? अब मैडम, तन के घाव तो ठीक हो गए, मन में जो पीड़ा है और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाकर सुष्मिता को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, चल अब दोनों ने शांति से बात करते हैं। बता, सुष्मिता ने कहा, मैडम सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को चलाती है? जवान खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? सेक्स के लिए शारीरिक जरूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतनी ही औरत को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद भी जोश का इलाज ना हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम, मेरी शादी को 2 साल हो गए पर अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा पति विनोद नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह कहीं भी मुंह मारता कि नहीं? कौन स्तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आंखें में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे हैं कि मुझे कैसा पति मिला जो औरतों की जिस्मानी जरूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, सुष्मिता तू इस बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। सुष्मिता ने कहा, मैडम हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी आरती उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम, इसी नामर्द के साथ मुझे जिंदगी बितानी होगी, तिल तिल मारना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की भरी आवाजें मेरे कानों में ऐसी चुभती है जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठ जेठानी के बदन मसलने पर जेठ जेठानी के मुंह से निकलती आहें और सिसकियां मेरे भीतर हवस की ज्वाला भटका देती है। मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपटकर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समुद्र में उफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि साहब जब आपको छेड़ते हैं और शरारत करते थे तब मैं चुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता कि कोई मुझे भी छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का गानानंद घर
घर आया था, एकदम बांका जवान। उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने होठों पर जीभ रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी, तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए, मैंने घनानंद को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवर को घनानंद को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने सपनों का खून मुझे हारी मंजूर नहीं था। इससे पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति विनोद की थी, जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वही अपनाया। उस दिन मैंने और घनानंद ने जी भर एक दूसरे पर प्यार लुटा। उसके बाद जब भी मौका मिलता, घनानंद मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ सेक्स के लिए घनानंद से रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मैं और घनानंद घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल होते खो गए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वो पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिल जले अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे सुष्मिता किसी पहलू से गलत नहीं लगी। उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने सुष्मिता को समझाने की कोशिश की कि तुम और विनोद आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकाल लो। सुष्मिता ने कहा, मैडम, अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक भी दिन नहीं बिता सकती। कुछ भी करके उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और घनानंद के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी जिंदगी धोनी नहीं, बल्कि जश्न से जीनी है। सुष्मिता की आंखों में प्यार की खुमारियां और हिम्मत को देखकर मैंने सुष्मिता की जगह खुद को रख कर देखा, तो किसी पहलू से सुष्मिता मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो, तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। प्यार और जंग में सब जायज है। शादी टूटने में हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए ही सही है। सुष्मिता मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मुझ में हिम्मत आ गई। मैडम, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाए तब तक शायद काम पर न आ सकूं, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊंगी। यह कहकर सुष्मिता चली गई। इस बात को 4-5 महीने हो गए थे। मैं तो सुष्मिता को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों से सुष्मिता नाम की एक बदचलन औरत। मैंने तस्वीर ध्यान से देखा और मन ही मन बोली कि यह तो मेरी वाली सुष्मिता है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन वही खबर में अखबार थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों सुष्मिता नाम की मासूम और शादी के नाम पर चली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी कि पाखंडी समाज में न जाने ऐसी कितनी गीता दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहना सिर्फ औरत के हिस्से ही क्यों आता है। इतने में पति देव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो बीबी, एक कप चाय मिलेगी क्या?
मैं मुस्कुराते हुए गौतम के गले लग गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रूपा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद।